गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं ज़रा सा बीमार चल रहा हूँ, तो इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी हिमेश रेशमिया जैसी लग सकती है। अगर लगेगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं आपके लिए गाना गा दूँगा। समझो ना, कुछ तो समझो ना। वेल, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज़ सच अ प्रोफाउंड सब्जेक्ट कि इस सब्जेक्ट पे लोगों के पास पीएचडी तक होती है। ये लेक्चर बनाने से पहले मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये देखने गया था कि मेरे स्टडी रूम में इस टॉपिक पे कितनी बुक्स हैं। तो मेरे पास इस टॉपिक पे 7 बुक्स पड़ी हैं। और बुक्स के नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं कि द ओनली गेम इन द टाउन। ओ भाई, जैसे कि मतलब हम ही है, बस हम ही है। अब अपनी तारीफ मैं अपने मुंह से कैसे करूँ? वेल, इससे पहले कि आप लोग ये कहें अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा होता है और मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखें, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा नहीं। वेल, देखिए, कोई भी एक कंट्री है। एक कंट्री सिर्फ एक कंट्री नहीं होती है। उस कंट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशन जैसे कि एक स्कूल आ गया, कोई बैंक आ गया, एक दूध वाला आ गया, उसे भी एक मिनट के लिए हम इंस्टीट्यूशन मान लेते हैं। एक शॉपकीपर आ गया, एक ट्रांसपोर्टेशन यूनियन आ गई, बिजनेस के अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं। अब ये सब आपस में मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक दूध वाला है। अब उसे अपना दूध, या मान लीजिए एक सब्जी वाला है, और भी इजी एग्जांपल, उसे अपनी सब्जी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। तो उसके लिए वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? वो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे डिपेंडेंट। अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऑब्वियसली उसे ये काम करके देगा, पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी किस किस पे डिपेंडेंट है? वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट, वो है ऑयल पे डिपेंडेंट। तो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी सब्जियों के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। इस तरह से मान लीजिए कि अगर कोई एक नया स्टार्टअप वाला लड़का है, उसे अपना स्टार्टअप करना है, वो कह रहा है कि भाई मैं कुछ इस तरह का बिजनेस करूंगा कि हम सब्जी ऑनलाइन ऑनलाइन करेंगे, लाइक ग्रोफर्स टाइप और बिग बास्केट टाइप। पर उसके लिए उसे क्या चाहिए? उसे पहले तो ये सारा नेटवर्क चाहिए, प्लस उसे चाहिए होगा लोन। तो उसके लिए, उस लोन के लिए उसके पास अलग अलग बैंक्स भी होने चाहिए। अब ये सारा काम, इसे मेंटेन रखने के लिए, एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में मेंटेन रखने के लिए हमारे पास दो मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब वो दो मेन इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। देखिए, एक तो होता है हमारे पास, वाह ये वाला पेन तो इसमें शो ही नहीं हो रहा। चलिए, हमारे पास दो मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उनमें से एक मेन इंस्टीट्यूशन तो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और दूसरा इंस्टीट्यूट है हमारे पास सेंट्रल बैंक। अब ये दोनों इंस्टीट्यूट्स क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर साल बजट निकालेगा। उसमें ये डिसाइड करेगा कि हम इस बार टैक्स कितना लेंगे। हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन हो गई होगी, वो पैसा बजट के, लाइक इन द फॉर्म ऑफ बजट, किस किस स्टेट को, किस किस सेक्टर को कितना कितना जाएगा। हम सड़कों पे कितना काम करेंगे, हम हेल्थ केयर पे कितना काम करेंगे, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, ये सारा काम करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरी तरफ रुपीज़ से रिलेटेड, ओके, हमारी करेंसी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, वो हमारा सेंट्रल बैंक लेता है। अब रुपीज़ से रिलेटेड मेनली किस तरह के डिसीजन ये ले सकता है कि कितने नोट छापने हैं, कितने नोट नहीं छापने हैं, हमारे पुराने नोट फिर से नए कर दो। दूसरा, लोन किस इंटरेस्ट रेट पे देना है। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक डॉलर के इक्वल हमारा रुपए की वैल्यू क्या हो। ये सब डिसीजन सेंट्रल बैंक लेता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पॉलिसीज बनाता है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज, और जो सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाता है उसको कहते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। अब देखते हैं एक सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है। होल्ड अप, वेट अ मिनट। देखिए, एक सेंट्रल बैंक, जो हमारे छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, उसे डिसाइड करते हैं। नई नई ब्रांचेस को लाइसेंस देते हैं। आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, तो उस पे सेंट्रल बैंक
इन्वेस्टिगेशन करता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो एक सेंट्रल बैंक करता है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट में रुपी की वैल्यू एट पार विद डॉलर को मेंटेन करना, कि उसकी वैल्यू ना ज़्यादा हो जाए और ना कम हो जाए। देखो, कम हो जाए तो हमें सीधा सीधा लॉस ही है, ज़्यादा हो जाए इससे क्या लॉस है। देखो, अगर रुपी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, और हमारे कंपटीशन में कोई और कंट्री है जिसके की करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगे, क्योंकि किसी कंट्री को इंपोर्ट करना है तो वो उसी कंट्री से इंपोर्ट करेगी जहाँ पे सस्ता मिल रहा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, मतलब एक बात वो इंटरेस्ट रेट वाली हो गई, दूसरी फॉरेन एक्सचेंज रेट वाली हो गई, तीसरी हो गई इन्फ्लेशन वाली बात। इन्फ्लेशन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक प्रोफेसर हैं, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रघुराम राजन। उन्हें इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही थी तब। तो उन्होंने आई गेस 13 या फिर 14% से उसे 6% पे ले आ दिया था, विच वॉज स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि तीन मेन काम तो ये है छोटे मोटे बैंक्स पे: चेक्स एंड बैलेंसेस रखना, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करना, तीसरा इन्फ्लेशन। इन डेप्थ अभी हम आगे से जाके देखेंगे। अब वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स को देखते हैं। ये है यूएसए का सेंट्रल बैंक, जिसको कहते हैं फेडरल रिजर्व। ये वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक है, इसलिए भी क्योंकि इनकी करेंसी क्या है, डॉलर, और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। ये जो भी एक्शन लेते हैं वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का सबसे प्रोमिनेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और यूरोप कंटिनेंट में भी, इसलिए इसके डिसीजंस भी वर्ल्ड को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। पर लेकिन ये सिर्फ ये दो ही हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। बाकी सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक कंट्री की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो करेंसी को प्रोटेक्ट करते हैं, पर लेकिन वो वर्ल्ड इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करते बजाय इन दोनों के। चलिए, तो अब हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करते हैं। अब देखिए, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं है भाई साहब। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये है, जिसका नाम है RBI। अब बोलोगे बी बी ही नहीं लग रहा भाई साहब आपका, ये लो, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे है, गोवा में है। भाई साहब बॉम्बे में है, मुंबई में है, मुंबई में है। ओके, अब एक मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन देखते हैं। इट्स अ पॉलिसी थ्रू विच अ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स सप्लाई ऑफ मनी, availability of money, and the cost of money in order to ensure growth and stability of the economy। मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप इसे पॉज करके फिर से पढ़ लें, उसके बाद हम इसकी डेप्थ में जाते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, सप्लाई ऑफ मनी। अब ये सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 2016 में इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो तब हम सब लाइन में खड़े होके एटीएम के बाहर नोट निकालने चले थे। पर क्योंकि आरबीआई ने तब 2000 और 500 के नोट्स इतने प्रिंट नहीं कर रखे थे जितने हम सबको चाहिए थे, इसलिए सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई थी मार्केट में, एट पार विद व्हाट वाज डिमांडेड बाय द मार्केट एट दैट टाइम। तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई थी। अगर जब भी कभी एक सेंट्रल बैंक को लगता है कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करनी है, तो वो नोट छापना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अब आप कहेंगे भाई साहब हमें तो सप्लाई और अवेलेबिलिटी के बीच कुछ डिफरेंस लग नहीं रहा, सिनोनिम ही लग रहे हैं एक दूसरे के, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन। देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। अब सप्लाई तो है, मार्केट में पैसा तो है, पर मैं कैसे उसे अवेल करूं। इसका एक ईजिएस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप लीजिए, जैसे ये एक गांव है, इस गांव में ये है मिस्टर टिंगू। मिस्टर टिंगू को लोन लेना है। ये एक फार्मर है, ऑब्वियसली गांव का एग्जांपल लूंगा तो फार्मर ही होंगे, इकोनॉमिस्ट तो होंगे नहीं। तो अब इनके गांव में लेकिन एक ही बैंक है, तो अब इन्हें उस बैंक के नखरों पे ही लोन लेना पड़ेगा। नखरों से मेरा मतलब था कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन। पर मान लीजिए दूसरी तरफ अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई
ये तो गलत बात है। हमें अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ करनी है, तो वो कोशिश करेंगे कि एक गांव में और भी बैंक्स खुल जाएं। जब और भी बैंक्स खुल जाएंगे तो अब मिस्टर टिंगू के पास ऑप्शन है कि वो इस बैंक के पास जाएं, उस बैंक के पास जाएं, इस बैंक के पास जाएं या उस बैंक के पास जाएं। ये बैंक कह रहा है कि मैं आपको कम कोलेट्रल पे लोन दे दूंगा, ये बैंक कह रहा है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा लोन दे दूंगा, ये बैंक कह रहा है कि मैं आपको ईजियर टर्म्स पे लोन दे दूंगा, और ये बैंक कोई और नई बात कह रहा होगा। मुझे तो पता नहीं क्या उसने कहा उसे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि ठीक है, मार्केट में पैसा तो है, पर मुझे कैसे अवेलेबल है वो। अब इसका एक दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी कंट्री है, इस कंट्री में ये है मिस्टर मिंगू। मिंगू कह रहे हैं कि देखो, मैं गांव में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली में, मैं रहता हूँ बॉम्बे में, और मैं करना चाहता हूँ एक स्टार्टअप। तो वो स्टार्टअप करने के लिए इनको कुछ फंड्स चाहिए होंगे, तो वो फंड्स किस तरह से इनको अवेलेबल कराए जाएं, ये भी एक अवेलेबिलिटी का फैक्टर आ गया। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, और तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है द कॉस्ट ऑफ मनी। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, तो ये जो पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ मनी, इसको आपको बहुत इन डेप्थ में समझ आना चाहिए। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कॉस्ट क्या चीज़ होती है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये है मिस्टर पप्पू। मिस्टर पप्पू के पास मैं गया और मैंने कहा, भाई साहब आप मुझे 100 रुपये का लोन देंगे? उन्होंने कहा लोन नहीं, उधार देंगे। मैंने कहा चलो जो भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 100 रुपये का लोन देंगे, पर लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ आपको मुझे 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में जब मैंने मिस्टर पप्पू से लोन लिया, सो 10 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 100 रुपीज़। समझे? 10 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 100 रुपीज़। अब मान लीजिए मेरे पास दूसरे जनाब आ जाते हैं, इनका नाम है मिस्टर चप्पू। मिस्टर चप्पू कह रहे हैं कि शीनू, यू डोंट नीड टू वरी दैट मच। देखिए, आप हमसे 100 रुपये का लोन लीजिए और एट द एंड ऑफ मंथ आप हमें सिर्फ 105 रुपीज़ ही दीजिए। तो इस पर्टिकुलर केस में 5 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 100 रुपीज़। तो देखिए, कॉस्ट कहाँ पे कम है? कॉस्ट यहाँ पे कम है। और कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा है? ये। तो कॉस्ट ऑफ मनी क्या होती है तो 100 रुपीज़ ही, पर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, उसे अवेल करने की कॉस्ट 5 रुपीज़ थी और यहाँ पे 10 रुपीज़ थी। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ मनी का एग्जाम्पल। अब एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए कि एक सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करेगा, एंड द कॉस्ट ऑफ मनी को कंट्रोल करेगा, एंड ऑल टुगेदर बाय डूइंग दिस इट विल ट्राई टू एंश्योर द ग्रोथ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक मॉनेटरी पॉलिसी के 5 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन होता है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो फुल एम्प्लॉयमेंट देता है भाई। कैसे देता है? जैसे मान लो एक स्कीम है जिसे कहते हैं मनरेगा। मनरेगा के थ्रू क्या होता है कि मान लीजिए कोई छोटी सी सड़क बनानी है किसी गांव में, तो वो गांव में सड़क बनाने का काम करेंगे और वहाँ के लोगों को उसमें एम्प्लॉय कर देंगे। या एक छोटा सा पुल बनाना है, या एक चीज़ होती है कुल। कुल क्या होता है? एक नहर ही होती है, पर वो 1 फीट चौड़ी नहर होती है जो कि खेतों खेतों में पानी देती है। तो वो बनानी है, तो जब वो बनानी है, सीमेंटेड पूरी बनेगी, 1 महीने का टाइम लगेगा, 1-2 करोड़ का बजट जाएगा, तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। और कई तरीके होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ज़्यादा अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे पाती है और सीधे तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे पाती है। अब बात आ गई, चलो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो ये काम कर दिया, बट रिमेंबर, एक सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो तो सिर्फ एक करेंसी रिलेटेड काम ही करता है, डिसीजन लेता है। तो वो कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देगा? वेल, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, 2020 में जब कोविड आया था और जब लॉकडाउन आया था, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी हिट हुई थी, क्योंकि इकोनॉमी होल्ड पे आ गई थी। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा था लेबर क्लास पे, क्योंकि इकोनॉमी में कोई काम तो हो नहीं रहा था, तो उनके पास कोई काम नहीं था और उनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं थी।
तो हमारे सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जिसको बेस रेट बोलते हैं, ड्रास्टिकली डिक्रीज कर दिया। अगर आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, हम सिर्फ हमेशा 25 बेसिस पॉइंट ही रिड्यूस करते हैं। बट उस टाइम तो इन्होंने इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था दैट लाइक द होल वर्ल्ड वाज अपलोडिंग इट कि वाओ दैट इज़ लाइक सच ए बोल्ड मूव। अब उससे हुआ क्या, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया तो एक लोन लेने की कॉस्ट कम हो गई, लोन आपको सस्ते में मिल गया। तो बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग माय फादर, योर फादर, चच्चू ताऊ, मामा सब ने मिलके घर बनाना शुरू किए लोन पे। घर बनाना शुरू किए तो लेबर क्लास को फिर से काम मिल गया। जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने अपने बड़े बड़े ऑफिस की बिल्डिंग बनाना शुरू करी, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाना शुरू करी। क्यों? क्योंकि अभी लोन सस्ते में मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस तरीके से एकदम लेबर क्लास को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गई। ये आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट का एक एग्जांपल। अब दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आप स्टार्टअप के लिए किस तरह से फंड्स अवेलेबल कर रहे हैं, तो वो एग्जांपल आप इसमें डाल के आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह से होती है। अब प्राइस स्टेबिलिटी, देखिए प्राइस स्टेबिलिटी वाला पॉइंट समझिए। ये है एक आईफोन, ये है एक घर, और ये है एक कार। ओ माय गॉड, क्या कार है, टार्जन। टायर नहीं है इस कार में। हाँ, अब मान लीजिए ये जो फ़ोन है ये आता है 100 रुपये का, ये घर आता है 10,000 रुपीज़ का, और ये जो कार है ये आती है 1,000 रुपीज़ की। अब मोस्टली होता क्या है, अगर आप इकोनॉमिक्स में इन डेप्थ में घुसेंगे और आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे खरीदी जाती हैं, महंगी महंगी चीज़ें। मान लीजिए ये आईफोन ही था जिसे एक पल के लिए मैं 100 रुपये कह रहा हूँ। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो अपने पैसों पे ही खरीदते हैं, बट एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन हमेशा घर को लोन पे लेती है। कार को भी बहुत हाई प्रोपोर्शन में लोन पे ही लिया जाता है, आईफोन को भी लोन पे ही लिया जाता है। जब लोन ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं ना, तब इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। जब इनकी डिमांड बढ़ जाती है तो इनका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो इनका प्राइस कैसे हो जाएगा, जैसे मानो आईफोन हो जाएगा 120 रुपीज़ का, ये घर हो जाएगा 12,000 रुपीज़ का, और ये कार हो जाएगी 1,500 रुपीज़ की। तो देखिए रेट बढ़ गए। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, या कोई भी सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, मतलब लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब घर की डिमांड कम हो जाएगी तो जो 12,000 पे आया हुआ था रेट, और जो 120 पे आया हुआ था रेट, और जो 1,500 पे आया था रेट, ये फिर से कम होके इफ़ नॉट एग्जैक्टली 10,000 तो ये 11,000 पे तो आ ही जाएगा, और इफ़ नॉट 1,000 ये 1,100 पे तो आ ही जाएगा, और यहाँ पे तो आ जाएगा इजीली 100 पे। तो इस तरह से प्राइस स्टेबिलिटी करते हैं। इट ट्राइज टू इंश्योर कि किसी भी सभी कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत इंक्रीज ना कर जाए, और बहुत इंक्रीज कर जाए तो उसे मैं किस तरह से कंट्रोल करूं। चलिए, आई होप दैट आपको ये वाला टॉप पॉइंट समझ आया होगा। अब बात करते हैं एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक रुपये की वैल्यू एट पार विद अ डॉलर क्या है, उसे मेंटेन करना है। अब देखिए, रुपी बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंडिया का रुपी बहुत एक्सपेंसिव है और मान लीजिए कि पाकिस्तान का रुपी चीपर है, तो कोई भी कंट्री रॉ मटेरियल पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगी। अब पाकिस्तान मेरा दोस्त ही है यहाँ पर, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से इंपोर्ट मत करो ठीक है, इकोनॉमिस्ट में कोई दुश्मनी नहीं होती। और बहुत वीक भी नहीं हो जाना चाहिए एक रुपये को। अब मान लीजिए कि बहुत वीक हो गया, तो पहले $1 के लिए आपको, लेट्स से अर्लियर इट वाज लाइक 1 = 5, और अब 1 = 10 हो गया। तो ऑब्वियसली हमें इसमें फ़र्क तो दिख ही रहा है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि पहले रुपये की वैल्यू थी 75 = $1, और अब हो गई है 77। अब देखने में लगेगा अरे यार सिर्फ 2 रुपये की ही तो बात है, बट जब कंट्री, हमारी इंडिया की कंट्री ऑयल इंपोर्ट करती है
तो इसके पीछे लग जाते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और बहुत सारे ज़ीरो। तो यहाँ पे भी लग जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आया। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें बताया था कि जब हमारा जस्ट बिकॉज हमारा रुपी आई गेस 3 रुपीज़ वीकन कर गया था, इस वजह से हमें ऑयल इंपोर्ट्स पे $2 बिलियन का एक्सेसिव बर्डन आ रहा था। Now I could be completely wrong. I might not be remembering it exactly right. But कुछ इस तरह से था. But आप समझ रहे हैं ना, एक एक 2-2 रुपए का काम भी जब हम इंपोर्ट करते हैं बहुत मैसिव स्केल पे, तो वो बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स लाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम इनइक्वालिटी रिडक्शन। अब देखिए इसमें मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ। फिर से बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो तो इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस कर देती है। कैसे? वो लेगी आपसे टैक्स। अब मान लीजिए एक बंदा है जिसकी 5 लाख सैलरी है, उस पर 30% टैक्स लगा दिया, महीने की सैलरी है। अब उसकी सैलरी कितनी रह गई? 3.5 लाख। तो उसकी कर दी रिड्यूस, और वहाँ से जो 1.5 लाख रुपए टैक्स में लिए, वो 1.5 लाख रुपए, आई गेस 1.5 लाख ही हुए, हाँ हाँ, ओह माय गॉड, या वो 1.5 लाख रुपए आपने गरीबों के ऊपर लगा दिए, रूरल सेक्टर पे लगा दिए, हेल्थ केयर पे लगा दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स पे लगा दिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे लगा दिए। इस तरह से उन्होंने इनकम इनइक्वालिटी को कम कर दिया। अगर आप टैक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि टैक्स का एक्चुअली एक मेन एम है ही यही कि जो इनकम गैप है एक अमीर और एक गरीब के बीच, उसे जो इतना वाइड हो रखा है उसे थोड़ा कम करना। पर देखते हैं कि एक सेंट्रल बैंक इसे कैसे करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो टैक्स तो इम्पोज नहीं करता है। तो एक सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि एक रूरल एरिया में इजी टर्म्स पे, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करेगा। लोन प्रोवाइड करेगा तो वो रूरल एरिया में डेवलपमेंट बढ़ेगी। जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी तो वहाँ के लोग डेवलप करेंगे और वो अर्बन सेक्टर के इक्वल आ जाएंगे। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो हमारे पास एक सेंट्रल बैंक के पास क्रेडिट को कंट्रोल करने के 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप मेरी तरह थोड़े कम इंटेलिजेंट हैं। वेल मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे समझना है। क्वांटिटेटिव में देखिए, आप बेसिकली क्वांटिटी वर्ड को ले लीजिए और ऐसा समझिए कि एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो सब पे इक्वली चलेगा। और क्वालिटी में हम ऐसा डिसीजन लेंगे जो इस पे अलग जाएगा, उस पे अलग जाएगा और इस पे अलग जाएगा। मतलब समझ रहे? क्वांटिटी में हम इस पे, इस पे, इस पे, सब पे सेम ही डिसीजन लेंगे, वो सबको इक्वली इफेक्ट करेगा। लेकिन क्वालिटी में हम क्या करते हैं, इस तरह के डिसीजन लेते हैं जो चंगू को कुछ और इफेक्ट करे, मंगू को कुछ और इफेक्ट करे, और टिंगू को कुछ और इफेक्ट करे, और मिंगू को कुछ और इफेक्ट करे। अब चलिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। क्वांटिटेटिव कंट्रोल, ओके। सबसे पहला हमारे पास इसमें पॉइंट है CRR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी को लगता है कि अब भाई हमें मार्केट में पैसा रोकना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, वो बैंक्स को बोल देते हैं कि अपनी कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज कर दो। इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई बैंक अपनी बैलेंस शीट में पैसे रखता है, मान लीजिए उसके पास 100 रुपीज़ हैं, तो उसमें से सिर्फ वो 70 रुपीज़ ही लेंड कर सकता है और 30 रुपीज़ उसे हमेशा अपने पास रखने पड़ेंगे, और ये 70 रुपीज़ वो हमेशा लेंड कर सकता है। अब जब बैंक चाहता है कि मुझे मार्केट में पैसा रोकना है, तो वो क्या करेगा, इस रेशो को चेंज कर देगा। वो कहेगा भाई साहब 40:60। तो देखिए अब 60 रुपीज़ ही बढ़ गए। और जब वो ये कहेगा कि अब आपको 6:4, है ना, मतलब 60:40 में आपको मेंटेन रखना है अपना कैश रिजर्व रेशो, तो वो सभी बैंक्स पे इक्वली अप्लाई करता है, किसी एक पर्टिकुलर बैंक पे नहीं अप्लाई करता है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? ये एक तरह से बेसिकली आप समझिए कि ये बेस रेट ही होता है। कोई भी लोन होता है तो वो होता है बेस रेट प्लस रिस्क प्रीमियम प्लस टर्म प्रीमियम। इसको लिखते कुछ और है पर मैंने यहाँ ये लिखा है। रिस्क प्रीमियम क्या होता है कि अरे यार मुझे बड़ा रिस्क है, तुम पता नहीं लोन दोगे नहीं दोगे। टर्म प्रीमियम, अरे यार तुमने अब मुझे 5 साल के लिए टांग के रख दिया, मतलब मैं 5 साल इंतजार करूंगा, 1 महीने का लोन ले लो ना। तो इस बेसिस पे कुछ आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, इस बेसिस पे कुछ आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। पर इनके अलावा एक चीज़ होती है बेस रेट या बैंक रेट कह लीजिए, जो कि सेंट्रल बैंक कहता है कि इतना तो भाई साहब आपको रखना ही पड़ेगा, 5% तो आपको रखना पड़ेगा। तो जब भी बैंक चाहेगा, कोई सेंट्रल बैंक चाहेगा कि मार्केट में पैसा थोड़ा कम हो जाए या मार्केट में पैसा बढ़ जाए, तो वो अपने इसी रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। जैसे याद कीजिए कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 2020 में, तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, अपना बैंक रेट या अपना बेस रेट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। अब अगर कभी भी उन्हें इन्फ्लेशन से लड़ना होता है, लोन्स को एक्सपेंसिव करना होता है ताकि लोग ज़्यादा लोन ना लें, तो वो क्या करते हैं, इसी बैंक रेट या इसी बेस रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होता है? जब भी एक सेंट्रल बैंक चाहता है कि मार्केट में पैसा कम हो जाए, तो वो क्या करता है, वो अपनी सिक्योरिटीज बेच देता है मार्केट में। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, ये है टिंगू, ये है मिंगू, ये है पप्पू, ये है चप्पू। मैं इन सब के पास गया, मैंने इनको कहा, इन सब के पास 100-100 रुपये हैं। मैंने इनको कहा तुम सब 50 रुपीज़ की चॉकलेट लोगे? सब ने बोला हाँ हाँ लेंगे। तो मैंने इनको कहा लो भाई, तुम भी लो चॉकलेट, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। मेरे से चॉकलेट लेने के बाद इन सब के पास कितने पैसे बच गए? पहले इनके पास थे 100 100 100 100, पहले इनके पास थे 100, अब इसके पास भी 50 बचे, इसके पास भी 50 बचे, इसके पास भी 50 बचे, इसके पास भी 50 बचे। ओवरऑल सबके पास पैसे कम हो गए। ये एक तरीका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब आप अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच दो, और आप बेच दोगे तो लोग खरीदेंगे, खरीदेंगे तो उनके पास पैसा कम हो जाएगा, ओवरऑल मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और वो पैसा आपके पास आ जाएगा। जब एक सेंट्रल बैंक चाहता है कि मार्केट में पैसा इंजेक्ट किया जाए, तो वो क्या करता है, वो उनसे अपनी सिक्योरिटीज़ वापस खरीद लेता है उनके प्राइस पे, और मार्केट में सबके पास फिर से पैसा जाता है। तो मान लो अभी इनके पास 50-50 है, बाद में इनके पास 150-150 हो जाएगा। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको आप वही चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से एक बार फिर से समझने की कोशिश करें तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अब चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? देखिए, अगेन मैं आपको बताता हूँ, कैश रिजर्व रेशियो की तरह ही है पर थोड़ा डिफरेंट है। एक बैंक के पास एसेट्स होते हैं, और सारे एसेट्स बिकने लायक नहीं होते, क्योंकि कुछ बहुत ही इलिक्विड होते हैं और कुछ लिक्विड होते हैं। और मोस्टली लिक्विड एसेट्स की वजह से ही मार्केट में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक बोल देता है, सेंट्रल बैंक बोल देता है बाकी छोटे छोटे बैंक्स को कि यार हम लिक्विडिटी रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं, कि आपकी जो लिक्विड एसेट्स हैं वो पहले 10% थी ना, अब इसे 30% आपको होल्ड करनी पड़ेंगी। आपको 30% लिक्विड एसेट्स अपने बैलेंस शीट में होल्ड करनी ही पड़ेंगी। तो क्योंकि अब बाकी की एसेट्स तो एक्चुअली में बिकती ही नहीं है, चलती ही नहीं है मार्केट में, तो जो चलती थी उसमें से भी कुछ परसेंट आपको यहाँ पे डालनी पड़ गई। इस तरह से भी एक कंस्ट्रेंट आप पे पड़ गया। अब चलिए क्वालिटेटिव मेजर्स को देखते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स में पहला तो मेजर है हमारे पास डायरेक्ट एक्शन, मतलब आप डायरेक्टली एक डिफॉल्टिंग बैंक के पास गए और उसके ऊपर आपने एक्शन लिया। दूसरा आ गया रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ, अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपके पास 4-5 और डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, बट मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। मैं ये डिसाइड करूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना कोटा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना कोटा होना चाहिए, और अगर इस सेक्टर को लोन देना है तो ज़्यादा लोन दिया जाए या कम लोन दिया जाए, और उस सेक्टर को लोन देना है तो उस सेक्टर में लोन ज़्यादा दिया जाए या कम दिया जाए। वो सारी गाइडलाइंस और रिस्ट्रिक्शंस एक सेंट्रल बैंक लगा देता है। देन एक टॉपिक आ जाता है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। अब देखिए, अगर मुझे 8,000 का लोन लेना है तो मुझे 10,000 वैल्यू का कोलेट्रल रखना पड़ेगा।
तो इस दोनों के बीच कितनी डिफरेंस आया? 2000। ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ ए लोन। मतलब 8,000 रुपीज़ का लोन लेने के लिए 10,000 रुपीज़ वर्थ कोलेट्रल देना पड़ा। अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि मार्केट में मनी को कंट्रोल किया जाए, मतलब उसे रिड्यूस किया जाए या इंक्रीज़ किया जाए, तो वो क्या करेंगे? इस मार्जिन को इंक्रीज़ कर देंगे या डिक्रीज़ कर देंगे। तो वो कह देंगे ठीक है, एक मिनट, अब हम इसे 4,000 कर देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट 4,000 होनी चाहिए। तो अब आपको यही 8,000 का लोन लेने के लिए कोलेट्रल कितना वर्थ देना पड़ेगा? 12,000। और अगर वो चाहते हैं इसे रिड्यूस कर दिया जाए तो वो 1,000 पे लाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू अवेल लोन्स क्वाइट इजीली। अब एक लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक इज टू कम्बैट इन्फ्लेशन। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस बार हम इसे और इन डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं। 2013 में इंडिया में इन्फ्लेशन डबल डिजिट चल रही थी। आई विल मेक अ गेस, आई गेस 13 to 14% के अराउंड चल रही थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं, रघुराम राजन, प्रोफेसर राजन जिनको हम कहते हैं, ये हैं जनाब वो। इन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया और इन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट रेट्स को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया और 2-3 साल इंक्रीज ही रखा, जिसकी वजह से 13% से इन्फ्लेशन 6% पे वापस आ गई, जो कि एक डिज़ायर्ड और बहुत अच्छी इन्फ्लेशन रेट था। तो कम्बैट इन्फ्लेशन एक सेंट्रल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, या मान लीजिए ऑब्जेक्टिव होता है। और उसे ये किस तरह से करता है? ऑब्वियसली बहुत सारे मेजर्स हैं। आपकी बुक में शायद डिमोनेटाइजेशन भी एक मेजर दिया होगा, जो कि मुझे पढ़ के, अपनी बुक में भी पढ़ के हंसी आती थी जब मैं ग्रेजुएशन में था। पर लेकिन आप सप्लाई ऑफ मनी कम कर सकते हैं, आप अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कम कर सकते हैं, बट एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दीजिए। चलिए, इसके साथ आई गेस ये लेक्चर ख़त्म हो गया। बाकी जो अगर कुछ मैंने बताया नहीं है तो आपने क्या पढ़ना है भाई साहब? आपने भी तो पढ़ना है कुछ बुक में।